हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के यूजेज को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको क्या बताया कि यदि काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यदि काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं बल्कि किसी दूसरे को प्रभावित करे तो वो क्या कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अपने आप को, स्वयं को या खुद को। लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अपने आप ही, स्वयं ही या खुद ही। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है और एम्फैटिक का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। इसका मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, इसलिए वो वर्ब के बाद आएंगे, और एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, इसलिए वो वर्ब के पहले आएंगे। यहाँ तक मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे की चीजों को सीखते हैं। मेरे भाई, मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं और अपने अपने एम्फैटिक होते हैं। आइए एक बार मैं फिर से बोर्ड पे लिख देता हूं। आप बताएंगे आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, बोलिए। माई सेल्फ। वी का क्या बनेगा, आवर सेल्व्स। यू का क्या बनेगा, योर सेल्व्स, सॉरी सेल्फ या फिर योर सेल्व्स। यदि सिंगुलर हो तो योर सेल्फ और प्लूरल हो तो योर सेल्व्स। ही का क्या बनेगा, हिम सेल्फ। सी का क्या बनेगा, हर सेल्फ। इट का क्या बनेगा, इट सेल्फ। वन का क्या बनेगा, वन सेल्फ। दे का क्या बनेगा, देम सेल्व्स। आप मेरे संग एक बार बोलिए, मेरे साथ में एक बार आप बोलिए। आई का क्या होगा, माई सेल्फ। बी का आवर सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ही का हिम सेल्फ। शी का हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। वन का वन सेल्फ और दे का देम सेल्फ्स। मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ और देम सेल्फ्स, ये सारे शब्द सेंटेंस में दो काम करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने का और एक एम्फैटिक प्रोनाउन बनने का। वहां पे मैंने आपको लॉजिक दिया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब ये सारे शब्द रिफ्लेक्सिव हैं और कब यही सारे शब्द एम्फैटिक हैं। अगर इन शब्दों का प्रयोग वर्ब के बाद हो, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ हो, वर्ब के बाद, तो बोलो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग वर्ब के पहले हो तो ये बन जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच माई सेल्फ। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई माई सेल्फ टीच। इन दोनों सेंटेंस में सबसे पहले आप बताइए कि रिफ्लेक्सिव के फॉर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा। तो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक के फॉर्म में वही होगा जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा होगा। तो बोलो, यहां माई सेल्फ, यहां भी क्या है, माई सेल्फ। या तो यहां पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होगा या तो यहां पे एम्फैटिक होगा। बिल्कुल बात यहां पे भी वही है, यहां भी माई सेल्फ या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो एम्फैटिक होगा। लेकिन आपको पता करना है कि सर यहां पे माई सेल्फ है क्या, रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है। तो मैंने क्या बोला कि यदि इन शब्दों का प्रयोग वर्ब के बाद हो
यदि इन शब्दों का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव और वर्ब के पहले हो तो इम्फेटिक। जरा ढूंढिए दोनों सेंटेंस में वर्ब कौन है। तो मेरे भाई यहाँ टीच क्या है, वर्ब, यहाँ भी टीच क्या है, वर्ब। लेकिन अब देखिए माई सेल्फ जो आया है वो वर्ब के बाद आया है, तो बोलो ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें। लेकिन यहाँ देखो तो माई सेल्फ कहाँ आया, वर्ब के पहले, तो बोलो ये क्या बनेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ गई बातें। मेरे समझ से आप रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को पहचान लीजिएगा। आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई अभी मैं जो कुछ पॉइंट बता रहा हूं वो मोस्टली क्लास 12th के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिटेबल होंगे। आइए पहले 12th के बच्चों के लिए क्या पढ़ना है वो देखते हैं। मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं, कोई किसी के बदले में नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या लाएंगे, माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट बी हो तो रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या लाएंगे, आवर सेल्व्स। ठीक इसी ढंग से अगर सब्जेक्ट ही हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लाएंगे, हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट दे हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लाएंगे, देमसेल्व्स। आइए अब कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से इसे पहले समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप यहां देखकर समझ गए होंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव का सेंटेंस है कि एम्फेटिक का। जरा देख के बोलिए जल्दी से। तो आप देख लिए सर अपने आप को, यानी यहां रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आप इसे समझिए, मैं ब्रेक करके आपको समझाता हूं। पहले बोलिए यहाँ पे कौन सा एक्शन चल रहा है भाई, पढ़ाने का। तो बोलो क्या बनेगा, वर्ब। मैं क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका कि वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिले वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। जरा देखिए तो क्या पढ़ाता है का जवाब है, नहीं है। किसको पढ़ाता है, अपने आप को। किसको पढ़ाता है, अपने आप को। तो यहां जो अपने आप को वर्ड आया है वो क्या बनना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें। आइए अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो बोलो क्या लिखें, आई। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। तो बोलो पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, टीच। टीच। अब आगे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई यहां तो आया है अपने आप को। तो अभी मैंने बताया कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं, और सारे रिफ्लेक्सिव वर्ड का मीनिंग अपने आप को, स्वयं को, खुद को होता है। कहने का मतलब माई सेल्फ का मतलब भी अपने आप को, आवर सेल्फ्स का भी मतलब अपने आप को, योर सेल्फ का मतलब भी अपने आप को। लेकिन वो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। अगर आई सब्जेक्ट बना है तो अपने आप को का मीनिंग माई सेल्फ होगा। अगर बी सब्जेक्ट बना है तो अपने आप को का मीनिंग आवर सेल्फ होगा। समझ में आ रही है बातें। तो बोलिए, अब बोलिए मैं के लिए यानी आई के लिए अपने आप को का मीनिंग क्या लाएंगे, माई सेल्फ। तो ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, आई टीच माई सेल्फ। समझ में आ रही है बातें। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा कि तुम अपने आप को पढ़ाते हो। तुम अपने आप को पढ़ाते हो। फिर वही बात, ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस। बोलिए यहां पढ़ाना क्या है, वर्ब। तुम क्या है, सब्जेक्ट। किसको पढ़ाते हो भाई, अपने आप को। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बोला कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं इन सारे का मीनिंग अपने आप को, स्वयं को या खुद को है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पे, है कि नहीं।
आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं। बोलिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू। तब क्या चाहिए, वर्ब। तो यू के साथ क्या आएगा, टीच। अब आगे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर वही बात, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को है, लेकिन यू के लिए अपने आप को का मीनिंग क्या लगाएंगे, बोलो जल्दी। योरसेल्फ या योरसेल्फ भी लगा सकते थे, लेकिन अभी हम सिंगुलर के रूप में माने हैं। कहने का मतलब यू टीच योरसेल्फ। समझ में आ रही, योरसेल्फ। अगर यार आता तुम लोग अपने आप को पढ़ाते हो, तो फिर बन जाता यू टीच योरसेल्व्स। समझ में आ रही है बातें। अगर आता हम लोग अपने आप को पढ़ाते हैं, तो वी टीच आवरसेल्व्स। वह अपने आप को पढ़ाता है, तो ही टीचेज क्या लगेगा, हिमसेल्फ। वह अपने आप को पढ़ाती है, तो सी टीचेज हरसेल्फ। वे लोग अपने आप को पढ़ाते हैं, तो दे टीच क्या बन जाएगा, देमसेल्व्स। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि आप जो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब देख रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ जो वर्ब लगाया गया है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। यहाँ जो वर्ब के फॉर्म लिखे गए हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग बदले जा सकते हैं। जैसे आप इन चीजों को समझिए। मान लिया जाए मैं बोलूं कि हम लोग अपने आप को पढ़ा रहे हैं। फिर वही बात ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस। बोलिए यहाँ पे पढ़ाना क्या है सर, वर्ब। हम लोग क्या बनेगा, सब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहे हैं भाई, अपने आप को। बोलो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसका आप ट्रांसलेशन बनाइए, तो वी। अब आपको पता होगा, टेंस पढ़े होंगे अगर बचपन में, तो आपको पता होगा रहा है, रही है, तो इज एम आर प्लस V4 आता है कि नहीं। तो लगा दीजिए वी आर टीचिंग। अब बोलो वी के लिए अपने आप को का मीनिंग क्या लाएंगे, अभी मैंने बताया। बोलो क्या लाएंगे, आवर सेल्व्स। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, वी आर टीचिंग आवर सेल्व्स। समझ में आ रही है बातें। आइए कुछ आगे की चीजों को समझते हैं। कुछ बच्चे को इस बात से दिक्कत होगा कि सर अगर वहां प्रोनाउन ना आए, कोई नाम लिख दिया जाए। राम अपने आप को पढ़ाता है, राम अपने आप को पढ़ाता है, अपने आप को पढ़ाता है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने आप को का मीनिंग क्या लगाएंगे। तो मेरे भाई मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में लॉजिक दिया था। अगर पुरुष जाति की चर्चा हो और वो एक हो, तो आप ही परिवार का प्रोनाउन लगाएंगे। अगर स्त्री जाति की चर्चा हो और वो एक हो, तो सी परिवार का प्रोनाउन लगाएंगे। अगर निर्जीव हो, एक हो, तो आप इट परिवार का प्रोनाउन लगाएंगे। और अगर नर नारी निर्जीव एक से अधिक हो, तो आप प्रोनाउन दे परिवार का लगाएंगे। वहां मैंने आपको बताया था। कहने का मतलब अगर लड़का एक हो तो आप लगाएंगे हिमसेल्फ, लड़की एक हो तो लगाएंगे हरसेल्फ, अगर निर्जीव एक हो तो आप लगाएंगे इटसेल्फ, और अगर लड़का लड़की निर्जीव एक से ज्यादा हो तो आप लगाएंगे देमसेल्व्स। समझ में आ रही है बातें। चलिए अब बनाइए इसको। बोलिए क्या बन जाएगा, राम पढ़ाता है, तो फिर V5 लगेगा। टीच का V5 क्या होता है, टीचेस। अब बोलो अपने आप को, तो राम के लिए अपने आप को का मीनिंग क्या लाएंगे, हिमसेल्फ। तो राम टीचेज हिमसेल्फ। समझ में आ रही है बातें। अगर रहता सीता अपने आप को पढ़ाती है, तो फिर क्या बन जाता, सीता टीचेज हरसेल्फ। अगर लिखा रहता राम और सीता अपने आप को पढ़ाते हैं, तो फिर क्या बन जाता, राम एंड सीता टीच। अब क्या बन जाएगा, देमसेल्व्स। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे भाई जो 12th के स्टूडेंट हैं, इस टाइप के सेंटेंस को आप खुद से बना लेंगे। कहने का मतलब एक एक करके लिखेंगे और आप उसे बनाएंगे। इस तरीके से लिखेंगे, मैं अपने आप को पढ़ाता हूं, हम लोग अपने आप को पढ़ाते हैं, तुम अपने आप को पढ़ाते हो, वह अपने आप को पढ़ाता है, वह अपने आप को पढ़ाती है, वे लोग अपने आप को पढ़ाते हैं। और नाम लिख करके बना लेना। राम अपने आप को पढ़ाता है, सीता अपने आप को पढ़ाती है,
राम और सीता अपने आप को पढ़ाती है कि नहीं? बना लीजिएगा। आइए अब हम लोग कुछ एम्फैटिक के लॉजिक को समझते हैं। मेरे भाई अभी मैंने जिक्र किया था कि ये जितने भी वर्ड हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फैटिक भी होते हैं, लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही। मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप सबसे पहले एक बात बताइए, आप हिंदी सेंटेंस को तो पहचान सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव के हैं कि एम्फैटिक के? तो मेरे भाई यहां देखो खुद ही, तो आप बता दो ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है? एम्फैटिक है। तो आइए आगे समझते हैं। ब्रेक कीजिए, बोलिए पढ़ाना क्या है सर? वर्ब। कौन पढ़ाता है? मैं। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है भाई? इंग्लिश। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब यहां जो खुद ही वर्ड देख रहे हैं, कहने का मतलब जब ये सारे वर्ड एम्फैटिक प्रोनाउन का काम करेंगे, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जब ये एम्फैटिक का काम करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होगा अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही। यानी सब का मीनिंग, इसका भी मीनिंग खुद ही, इसका भी मीनिंग खुद ही, इसका भी मीनिंग खुद ही, इन सब का मीनिंग खुद ही होगा। लेकिन फिर वही बात, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, यानी उसके पहले लिखे गए प्रोनाउन पे। तो जरा यहां देखो तो, बोलो सब्जेक्ट कौन है भाई? मैं। तो क्या लिखेंगे? आई। अब बोलो ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक? तो एम्फैटिक है, तो एम्फैटिक कहां आता है मेरे भाई? वर्ब के पहले, वर्ब के पहले। तो बोलो अब क्या लिखेंगे? आई के लिए क्या लगाएंगे? बोलो माई सेल्फ। तो आई माई सेल्फ। अब क्या चाहिए? वर्ब। तो बोलो पढ़ाना का मीनिंग क्या होगा? टीच। क्या पढ़ाते भाई? इंग्लिश। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं खुद ही इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर यहां रहता तुम खुद ही इंग्लिश पढ़ाते हो, तो फिर बोलो क्या बन जाता? यू। अब यू के बाद फिर क्या लगा लेते? योर सेल्फ टीच इंग्लिश, है कि नहीं? हम लोग खुद ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वी आवर सेल्व्स टीच इंग्लिश। वे लोग खुद ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो दे देमसेल्व्स टीच इंग्लिश। अगर लिखा रहता वह खुद ही इंग्लिश पढ़ाता है, तो फिर क्या बन जाता? ही हिमसेल्फ। अब टीच के टीचेज, टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ही हिमसेल्फ टीचेज इंग्लिश, वह खुद ही इंग्लिश पढ़ाती है, तो सी हरसेल्फ टीचेज इंग्लिश। समझ में आ रही है बातें? फिर वही बात यहाँ पे भी वही बात है, अगर एक लड़का का चर्चा हो तो फिर हिमसेल्फ, एक लड़की का चर्चा हो हरसेल्फ, एक निर्जीव का चर्चा हो इटसेल्फ, और एक से ज्यादा का चर्चा हो तो देमसेल्फ। जैसे राम खुद ही इंग्लिश पढ़ाता है, तो राम हिमसेल्फ टीच इंग्लिश। सीता खुद ही इंग्लिश पढ़ाती है, सीता हरसेल्फ टीचेज इंग्लिश। राम हिमसेल्फ टीचेज इंग्लिश, सीता हरसेल्फ टीचेज इंग्लिश। लेकिन अगर रहता कि राम और सीता खुद ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो फिर क्या हो जाता? राम एंड सीता। अब हिमसेल्फ हरसेल्फ की देमसेल्व्स टीच इंग्लिश। फिर से वही बात, यहाँ जो वर्ब आई है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ा रहा था। फिर वही बात, बोलो यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है? पढ़ाने का। क्या बनेगा? वर्ब। एक्शन सब्जेक्ट कौन है भाई? मैं। क्या पढ़ा रहा है भाई? इंग्लिश। अब बोलो ये खुद ही तो इस पे एम्फेसिस डालने के लिए आया है, यानी ये सदैव इसके बाद ही आएगा, आगे इसका लॉजिक में दूंगा। तो बोलो क्या लिखेंगे? आई। खुद ही के लिए मीनिंग क्या लाएंगे? आई के लिए माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। अब बोलो
रहा था, रही थी, तो वाज वेयर प्लस V4 लगाना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। आई माई सेल्फ वाज और प्लस V4 ना, तो टीच का V4 क्या होता है, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा था भाई, इंग्लिश। तो आई माई सेल्फ वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपसे जो बच्चे क्लास 12 के हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का ट्रांसलेशन खुद से लिखकर एक बार घर में बनाइए। किसी भी एक टेंस को मानकर लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखना है तो उसको लिखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेना है तो उसको लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको लेकर के एक बार बनाइए, ठीक है। अब आइए, जो बच्चे क्लास 12 के हैं उनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो समझते हैं। मेरे भाई, क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए जनरली आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, योरसेल्फ, बी में दिया रहेगा हिमसेल्फ, मान लिया जाए सी में दिया है हरसेल्फ और डी में दिया है माई सेल्फ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं, कोई किसी के बदले में नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा। तो बोलो तो भाई मेरे यहाँ सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, आई। तो बोलो आई के लिए रिफ्लेक्सिव क्या आना चाहिए, माई सेल्फ। तो बोलो योर सेल्फ होगा क्या, नहीं होगा। हिमसेल्फ होगा क्या, नहीं होगा। हरसेल्फ होगा क्या, नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। हाँ, अगर यहाँ सब्जेक्ट रहता यू तो आपका आंसर क्या हो जाता, योर सेल्फ। अगर यहाँ रहता ही टीचेज तो आपका आंसर क्या हो जाता, हिमसेल्फ। अगर यहाँ रहता सी टीचेज तो आपका आंसर क्या हो जाता, हरसेल्फ। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 12th के लिए पूछे जाते हैं। अब मैं आपको उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए अब उसे समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखता हूं। आप में से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप बताएंगे कि वो सेंटेंस सही है या फिर गलत है, फिर मैं आपको आगे उसका लॉजिक दूंगा। द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। आपको ये सेंटेंस बताना है कि सही है या गलत है। 1 मिनट का टाइम है, आप विचार कीजिए और बताइए। आइए अब समझते हैं। जो बच्चे बनाए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं बनाए वो भी ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आपको अगर अच्छा लग रहा तो इसे देखिए, अन्यथा नहीं देखिए, ठीक है। आइए अब इसे हम लोग समझते हैं। मेरे भाई, मैंने आपको एक टॉपिक में वर्ब का लॉजिक दिया था। वहां मैंने आपको बताया था कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो क्या बनेगा, ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो बनेगा इंट्रांजिटिव। हालांकि वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सदैव ट्रांजिटिव होते हैं, यानी हर हालत में उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताऊंगा। हालांकि उसके पहले मैं जो बताया मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी।
अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है तो ट्रांजिटिव, नहीं लिया है तो इंट्रांजिटिव। वहीं पे मैंने आपको बोला कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सदैव इंट्रांजिटिव होते हैं, यानी वो किसी भी हालत में अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। वहीं पे मैंने आपको बोला था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो परमानेंट ट्रांजिटिव होते हैं, यानी हर हालत में उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। अगर वो बिना ऑब्जेक्ट के आएंगे तो गलत हो जाएगा। जो बच्चे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं समझ रहे हैं वो स्पेशल एक इसकी वीडियो है, आप उसको जाकर देख लें। ठीक है, आइए समझते हैं। मेरे भाई आप यहाँ कुछ वर्ब देख रहे हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, एडप्ट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, फैमिलियराइज, प्रोस्ट्रेट, ऐसे और भी वर्ब हैं जैसे एक्यूट है, एब्जॉर्ब है, कंडक्ट है, बीजी है, कंटेंट है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो कि सदैव ट्रांजिटिव होते हैं, जो कि सदैव ट्रांजिटिव होते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर वो बिना ऑब्जेक्ट के आएंगे तो गलत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इन वर्ड्स को रिपीट कर देता हूं, आप मेरे संग में बोलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, एडप्ट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, फैमिलियराइज, प्रोस्ट्रेट, और भी ऐसे वर्ड हैं, एक्यूट है, अब्जॉर्ब है, कंटेंट है, बीजी है। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे वर्ब जो हैं वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं। कहने का मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। अब देखिए मैंने आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, तो जैसे ही आपको सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड दिख जाए तो आप एक ही बात समझिए, या तो वो रिफ्लेक्सिव के प्रॉब्लम है या तो एम्फैटिक के प्रॉब्लम है। अब आपको उसको सुधारना कैसे है, उस बात को समझने के लिए आप मेरी बात को गौर से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और बिल्कुल आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनिए। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि उस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि उस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर एम्फैटिक लगाएंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, यही लॉजिक है, बस एक लॉजिक को आपको सुनना है, सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा, एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि उस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। अगर लॉजिकल ऑब्जेक्ट लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर एम्फैटिक लगाएंगे। तो मेरे भाई आप यहाँ देखने से आपको पता चल गया होगा सर यहाँ हिमसेल्फ लगा है, इसका मतलब या तो ये रिफ्लेक्सिव का प्रॉब्लम है या तो ये एम्फैटिक का प्रॉब्लम है। तो अब आपको पता करना है कि ये सर ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। आइए सबसे पहले आप सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए यहाँ पे कौन सा एक्शन चल रहा है भाई, काटने का। बोलो काटना क्या हो जाएगा, वर्ब, तो कट बन गया वर्ब। ये वुड कटर क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट। जरा बोलिए तो वुड कटर ने क्या काट दिया भाई, जल्दी बोलो, ऑल द ट्रीज, सारे पेड़ को काट दिया। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि इस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना आया हो। लेकिन जरा देखो तो इस कट वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है, बोलो आया है ना मेरे भाई। तो अभी हम बोले थे अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर क्या लगाएंगे, एम्फैटिक। और एम्फैटिक का यूज कहां होता है, वर्ब के पहले। तो बोलो ये सही है या फिर गलत है, गलत है। यहाँ हिमसेल्फ हटेगा और जाएगा कहां, वर्ब के पहले। यानी फाइनली मेरा सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, हिमसेल्फ, ये मेरा सेंटेंस फाइनली सही होगा। द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। वुड कटर ने खुद ही सारे पेड़ को काट डाला या काट दिया। समझ में आ रही है बातें। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। पहले आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। He absented from the class yesterday। चलिए मेरी बातों को आप समझिए, बोलिए भाई एब्सेंट, एब्सेंटेड क्या है, वर्ब है, ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब बोलो फ्रॉम क्या है मेरे भाई, ये प्रीपोजिशन। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जिन्हें नहीं पता है वो ऑब्जेक्ट का एक वीडियो है, उसे जाकर देख लें। तो बोलो ये प्रीपोजिशन, तो ये क्लास क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कब एब्सेंट किया भाई, यस्टरडे, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे भाई एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, अडॉप्ट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, फैमिलियराइज, प्रोस्ट्रेट, ये सारे वर्ड्स सदैव ट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। जरा देखिए तो एब्सेंट एक वर्ब तो आया है, लेकिन क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है, मतलब ये तो इंट्रांजिटिव बन गया। हमें ये वर्ब कैसा चाहिए, ट्रांजिटिव के फॉर्म में। तो ट्रांजिटिव के फॉर्म में लाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, एम्फैटिक के रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव करता है। और रिफ्लेक्सिव कहाँ आता है, वर्ब के बाद। तो बोलो तो ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव क्या लगेगा, बोलो हिमसेल्फ। तो ये सेंटेंस हमारा अभी गलत है, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, he absented himself from the class yesterday। समझ में आ रही है बातें। जैसे एक चीज और, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, फिर आप इसे समझिए। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, he availed himself the opportunity he got last year। He availed himself the opportunity he got last year। क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? फिर वही बात, आप ब्रेक कीजिए सेंटेंस को, आसानी से पता चलेगा। मेरे भाई ये तो दो क्लाउज बन जाएगा, एक क्लाउज ये और एक क्लाउज ये। अभी मैंने क्लाउज नहीं बताया है, लेकिन जो जानते हैं तो ठीक है। तो आप पहली क्लाउज को ब्रेक कीजिए, क्योंकि इसी में हिमसेल्फ आया है, तो ब्रेक कीजिए। बोलिए अवेल्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब। ही क्या है भाई, सब्जेक्ट। उसने दिए पाए गए मौका का फायदा उठाया। तो आप बोलो किसका फायदा उठाया भाई, मौका का। तो अपॉर्चुनिटी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी तुरंत मैंने बोला था कि एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि उस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट लिखा गया हो, सॉरी ना लिखा हो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर क्या लगाएंगे, एम्फैटिक। तो फिर वही बात, जरा देखिए तो इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो बोलो रिफ्लेक्सिव लगेगा कि एम्फैटिक लगेगा, एम्फैटिक लगेगा। तो ये हिमसेल्फ कहां चला जाएगा, अवेल्ड के पहले। तो सही क्या होगा, he himself availed the opportunity he got last year। आइए कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, he enjoyed himself the movie। He enjoyed himself the movie। क्या ये सेंटेंस सही है? फिर वही बात, आप ब्रेक कीजिए, आसानी से आपको पता चलेगा। बोलो enjoyed क्या है, वर्ब। ही क्या है, सब्जेक्ट। क्या एंजॉय किया भाई, मूवी का, बोलो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट।
अभी मैंने बोला एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर क्या लगाएंगे, इंफैटिक। जरा देखिए तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है क्या, हाँ आ गया है, तो बोलो तो रिफ्लेक्सिव लगेगा क्या, नहीं, क्या लगाना है, इंफैटिक। इंफैटिक कहाँ आता है, वर्ब के पहले, तो ये हिमसेल्फ उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी एंजॉयड के पहले। तो अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, he himself enjoyed the movie। समझ में आ रही है बातें। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, जरा देखिएगा। मान लिया जाए मैंने लिखा he enjoyed in the party, he enjoyed in the party। क्या ये सेंटेंस सही है सर, जल्दी बोलिए। नहीं, गलत है। आइए इसे समझते हैं। फिर वही बात बोलो, enjoyed क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, इन क्या है, प्रीपोजिशन, ये पार्टी क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी तुरंत मैंने बोला एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, अडॉप्ट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, फैमिलियराइज, प्रोस्ट्रेट, एक्यूट, एब्जॉर्ब, कंटेंट, ये सारे वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। मेरे भाई इंजॉयड वर्ब तो आया है, लेकिन क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, तब तो ये इंट्रांजिटिव बन जाएगा। जबकि ये रियलिटी में कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो बोलो रिफ्लेक्सिव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो हाँ सर लगाएंगे, लगा दीजिए। बोलिए ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, बोलो जल्दी, हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, he enjoyed himself in the party। उसने पार्टी में खुद से बहुत ज्यादा एंजॉय किया। समझ में आ रही है बातें। आइए एक आखिरी एग्जांपल देखिए। He himself introduced to the minister। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, आप समझ के देखिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। He introduced himself, his brother to the minister। आप बताइए कि ये दोनों सेंटेंस सही हैं या फिर दोनों सेंटेंस गलत हैं। चलिए समझते हैं। मेरे भाई ब्रेक कीजिए। बोलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड क्या है सर, वर्ब, ही क्या है सर, सब्जेक्ट, टू क्या बनेगा सर, प्रीपोजिशन, मिनिस्टर क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? अभी तुरंत मैंने बोला इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या मेरे भाई इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, यानी यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप बोलो तो ये हिमसेल्फ यहाँ लगेगा क्या, नहीं, फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ उठ के, तब ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या है, he introduced himself to the minister, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। इस नीचे वाले सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। बोलिए इंट्रोड्यूस्ड क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट। अब बोलो किसको इंट्रोड्यूस किया भाई, अपने भाई को, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। टू क्या है, प्रीपोजिशन, मिनिस्टर क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बोलो तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है क्या, हाँ सर इसका लॉजिकल ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी मैंने बोला एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लिखा जाएगा जबकि इस वर्ब का कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। यहाँ तो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो अभी मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर क्या लगाएंगे, इंफैटिक। हमें जरूरत यहाँ इंफैटिक की है, आपने लगा दिया रिफ्लेक्सिव, तो गलत है। तो बोलो हिमसेल्फ कहाँ चला जाएगा, वर्ब के पहले। अभी हमारा सेंटेंस सही है, he himself introduced his brother to the minister। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ और चीजों को समझते हैं।
मेरे भाई मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था कि वैसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं उन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हंसने का काम किसी पे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, इंट्रांजिटिव। सोने का काम किसी पे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, इंट्रांजिटिव। खड़ा होने का काम किसी पे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, इंट्रांजिटिव। समझ में आ रही है मेरे भाई? जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे देखिए मैंने लिखा ही लाफ हिमसेल्फ, ही लाफ हिमसेल्फ, वो अपने आप को हंसाता है। नहीं मेरे भाई, ये लाफ जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है। कहने का मतलब ही लाफ हिमसेल्फ लिखना गलत है, आई स्लीप माई सेल्फ लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि लाफ, स्लीप ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाया नहीं जाता है। तो जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ही लाफ हिमसेल्फ गलत है, सही क्या होगा? ही लाफ। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बात और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। आई टीच मी, ही इज टीचिंग हिम। क्या ये सही है या फिर गलत है? मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है। आइए अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर, सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से अलग होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए। सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से अलग होना चाहिए। अगर एक हो जाए तो ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं और आपको आइडेंटिफाई कराता हूं कि वो सही है या फिर गलत है। जैसे मैंने बोला आई टीच यू, आई टीच यू। मेरे भाई आप ब्रेक कर दीजिए, बोलिए यहाँ पे टीच क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरे भाई जरा आप देखिए तो आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। अभी मैंने बोला था कि सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से अलग होना चाहिए। तो जरा देखो तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, अलग है कि नहीं? हाँ सर अलग है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई टीच मी, आई टीच मी, अब जरा देखिए तो ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट भी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो अभी मैं बोला कि सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से अलग होना चाहिए। क्या ये अलग है? नहीं है। अगर एक हो जाए, यानी ये भी वही हो और ये भी वही हो, तो ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। तो आप बोलो यहां मी गलती है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। अब ये सही है, आई टीच माई सेल्फ। समझ में आ रही है बातें? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, आप इसे देखिए और समझिए। मान लिया मैंने लिखा ही इज टीचिंग हर, he is teaching her। मेरे भाई अब ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। टीचिंग क्या है सर? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये ही कौन पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन। हर भी कौन पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन। लेकिन जरा देखो तो नंबर तो एक हो गया, सॉरी पर्सन तो एक हो गया, लेकिन क्या जेंडर एक है? यहां देखो तो यहाँ ये मैस्कुलिन जेंडर है और यहाँ ये फेमिनिन जेंडर है। तो सर पर्सन तो एक है लेकिन जेंडर तो अलग हो गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं ही इज टीचिंग हिम, तो मेरे भाई अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन।
और जरा जेंडर को भी देखो तो ये भी मैस्कुलिन और ये भी मैस्कुलिन, तब तो सेम हो गया ना। तो अभी मैंने बोला कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन और जेंडर ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर से अलग होना चाहिए। अगर एक हो जाए तो ऑब्जेक्ट के बदले क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो आप बोलो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हिमसेल्फ। ये गलती है, सही क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही इज टीचिंग हिमसेल्फ। मेरे समझ से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे भाई मैंने आपको जो लॉजिक दिया अभी, ये वाला एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अप्लाई, एडॉप्ट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, फैमिलियराइज, प्रोस्ट्रेट के बारे में कि ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। इसका एक लॉजिक मैं दिया हूं कि एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लगाया जाएगा जबकि उसका कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना लिखा गया हो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा गया हो तो रिफ्लेक्सिव ना लगाकर एम्फैटिक लगाएंगे। दूसरी बात, यहीं पे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसे समझिए। He enjoyed the movie, मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैं एक लिख रहा हूं, he enjoyed himself the movie, और मैं एक आखिरी सेंटेंस लिखता हूं, he himself enjoyed in the party। इन तीनों सेंटेंस को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, आपका जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का लॉजिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई आप ब्रेक कर दीजिए, बोलिए एंजॉयड क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या एंजॉय किया भाई, मूवी का, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मेरे भाई अभी मैंने बोला ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ ऑब्जेक्ट तो आ गया, ये बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसी बात नहीं है कि हर हमेशा इसके बाद रिफ्लेक्सिव आना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर लॉजिकल ऑब्जेक्ट ना आए तो रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, तो लॉजिकल ऑब्जेक्ट आया तो ये बिल्कुल सही है। नीचे वाले सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। एंजॉयड क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या एंजॉय किया भाई, मूवी, बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट। बोलो इस वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो बोलो रिफ्लेक्सिव लगेगा क्या, नहीं सर, क्या लगेगा, एम्फैटिक। सही क्या होगा, हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ एंजॉयड द मूवी। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। एंजॉयड क्या है सर, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, इन क्या है, प्रीपोजिशन, पार्टी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बोला ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो अपने मन से थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने लगा दिया क्या, एम्फैटिक, तो बोलो हिमसेल्फ को कहां ले जाएंगे, एंजॉयड के बाद, तो बोलो सही क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब ये सही है, he enjoyed himself in the party। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ये बहुत अच्छी लॉजिक है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का, खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं।